नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, ऐसे समय में जब कोरोना का संकट बहुत ही विकराल रूप धारण करता जा रहा है, काबू से बाहर निकलता जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, तब हमारे गृह मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के हैवी वेट नेता अमित शाह चुनावी मोड में आ गए हैं। वो बड़े खर्चे पर डिजिटल रैलियां कर रहे हैं। बिहार में की, बंगाल में कर दी, और साथ ही वो राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, एमएलएस की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी तो हमारी सरकार और बीजेपी दिल्ली के चुनाव में मुब्तला हो गई थी। फिर जब अलार्म बिल बजाई, कोरोना ने खतरे की घंटी बजाई, तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता को उलटने में लगी हुई थी, वहाँ की सरकार को बदलने में लगी हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगवानी के लिए मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ जुटाने में लगी हुई थी। इसके बाद जब संकट और बढ़ा, जब सिर पर आ गया, तो हमारी सरकार ने बिना आगे पीछे सोचे 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया। और अब देखिए, इस लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में भी उसने एक कोशिश की, ऑपरेशन लोटस के जरिए वहाँ की सरकार को उलटने की कोशिश की, और इस तरह की हरकतें अभी इस दौरान चलती रही हैं। ऐसे में ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकता देश है या सत्ता है? अगर आप इसकी प्राथमिकता को देखें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि उसका पूरा ध्यान कोरोना संकट के बजाय सत्ता हासिल करने में लगा हुआ है। अगर उसकी प्राथमिकता देश होती तो निश्चित रूप से कोरोना संकट में से निपटने में अपनी जान लगा देती। वो देखती कि कैसे इस अस्पतालों का इंतज़ाम किया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मरीजों की देखभाल के लिए ज़्यादा साधन संसाधन जुटाए जाएं। अगर उसकी प्राथमिकता में देशवासी होते तो वो करोड़ों लोगों की बदहाली के बारे में परेशान हो रही होती, चिंतित हो रही होती, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचती, उनके कष्टों को कम करने के बारे में सोचती, एक झूठे अधकचरे आर्थिक पैकेज को वापस लेती और एक ठोस आर्थिक पैकेज सामने रखती जो कारगर साबित होता इस समय अर्थव्यवस्था को सुधारने में और आम लोगों जो संकट में फंसे हैं उनको उबारने में। लेकिन उसकी प्राथमिकता राजनीति है, सत्ता है, इसलिए उसने अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ लिया है, अपने को किनारे कर लिया है और अब चुनाव में उतर गई है। वो बिहार और बंगाल 2 विधानसभा चुनाव हैं जो अभी उनमें वक्त भी है। बंगाल अगले साल होने वाला है और बिहार का नवंबर में। अभी 2-3 महीने वो इस पर कंसंट्रेट कर सकती थी कि कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए, लेकिन उसके दिल में इस देश के लोगों के प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। जो भुगत रहे हैं, चाहे वो मरीजों के रूप में हो, चाहे बेरोजगारों के रूप में हो, चाहे दूसरे तरह से जूझ रहे हैं आर्थिक या बीमारी के मोर्चे पर, उनके लिए कोई दर्द नहीं है इस सरकार के दिल में। इसलिए वो केवल और केवल सत्ता की मुहिम में जुटी हुई है। अब देखिए कि जिस तरह से करोड़ों का खर्च करके डिजिटल रैली उसने की है, उसे इस देश की गरीबी के मद्देनज़र एक अश्लील हरकत ही माना जाएगा। मगर इस आर्थिक संकट में ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा गुनाह भी है, बहुत बड़ा अपराध भी है। मज़दूरों की मदद के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ट्रेन का किराया भी उनसे वसूलने पर आमादा थे, मगर सत्ता के लिए बूथ स्तर तक आप एलईडी स्क्रीन लगवा सकते हैं, खर्चीले तमाशे कर सकते हैं। दरअसल अभी आपने सुना होगा कि एक अहंकार भरी घोषणा बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की है कि इस डिजिटल रैली के जरिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार की एक नई शैली ईजाद की है, नई शैली विकसित की है। वो दिखा रही कि कोरोना संकट के समय भी कैसे चुनाव प्रचार किया जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं।
अब इसे हद दर्जे की बेशर्मी ही कहा जा सकता है। आर्थिक संसाधनों का ऐसा दुरुपयोग और धनबल का ऐसा प्रदर्शन शर्मनाक है। वास्तव में ये लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि ये चुनाव को और भी खर्चीला बनाती है, महंगा बनाती है। आप सत्ता में हैं, बहुत सारे उद्योगपतियों को खुश करके आप मोटा चंदा वसूलने की, हासिल करने की ताकत रखते हैं। आप इलेक्शन बॉन्ड जैसे नाजायज़ तरीक़ों से पार्टी फंड इकट्ठा कर सकते हैं, मगर सच्चाई ये है कि आप धन बल का इस्तेमाल कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो धारणा है उसको ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। आप पैसे के बल पर एक जो चुनावी रणनीति बना रहे हैं वो लोकतंत्र के साथ मजाक है, खिलवाड़ है। अब देखिए कि पिछले 2 चुनाव में भी बीजेपी ने यही किया था, अंधाधुंध पानी की तरह पैसा बहाया था। उसकी जीत में इस धनबल का बहुत बड़ा रोल था। अगर कांग्रेस, जो दूसरी विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी, उसने 100 रुपये चुनाव में खर्च किए थे तो बीजेपी ने 10,000 रुपये खर्च किए थे। दोनों के बीच खर्च में इतना बड़ा अंतर था। अब अगर दूसरी पार्टियों को लेंगे, छोटी पार्टियों के, तो वो तो इनके सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। तो बहुत ही खर्चीले ढंग से चुनाव को लड़ना, उसका प्रचार करना, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बन चुका है और उसके लिए वो पैसा भी इसी तरह से इकट्ठा कर रही है। अब देखिए कि बिहार और बंगाल में जो चुनाव रैली की गई है उनकी बात करें अगर, तो बीजेपी ने इन्हीं की बात क्यों करें। बीजेपी ने तो अपनी राजनीति कभी बंद ही नहीं की। इस पूरे कोरोना संकट के दौरान भी वो राजनीति ही करती रही है। कोरोना संकट साइड में था, उसको लेकर उसके मन में कोई गंभीरता नहीं थी, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री ने 3-4 बार देश को संबोधित किया और आधे अधूरे वक्तव्य दिए, अधकचरे किस्म के, जिनमें कोई ठोस बातें नहीं थी, केवल लफाजी थी, केवल बोल बच्चन थे और उनसे कुछ हुआ नहीं देश का, बल्कि गुमराह ही हुआ देश। थाली बजाने और दिया जलाने में देश को लगा दिया, जबकि उस समय की ज़रूरियात कुछ दूसरी थी। तो इस तरह से गुमराह किया गया देश को। और आप देखिए कि जब कोरोना संकट था तब भारतीय बीजेपी राजनीति कर रही थी, दिल्ली चुनाव की राजनीति कर रही थी, फिर मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने की राजनीति कर रही थी, फिर राज्यसभा मेंबर्स के चुनाव के लिए गुजरात में वहाँ बीजेपी एमएलए तोड़ रही थी कांग्रेस के। हमारे माननीय गृह मंत्री साहब उसके बाद चुनाव दंगे की राजनीति में जुट गए थे। चुनाव दंगे खत्म हुए तो पुलिस को लगा दिया और उसके ज़रिए अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों को ठिकाने लगाने की राजनीति में लग गए। जिस तरह से अंधाधुंध गिरफ्तारियां पुलिस ने की है वहाँ पर, और उन पर उल्टे सीधे चार्जेस लगाए हैं, छात्र छात्राओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, उनको ज़बरदस्ती दंगे की साजिश में भी उलझा दिया गया है और आतंकवादी निरोधी कानून भी उन पर थोप दिया गया है। अब इस तरह से आप देखिए कि ये राजनीति हमारे गृह मंत्री तब भी कर रहे थे और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो भी राजनीति कर रहे थे। उनसे रेल विभाग तो संभला नहीं, उनकी ट्रेनें कहीं के लिए निकलती थी और कहीं पहुंचती थी और कब पहुंचती थी ये भी पता नहीं था। उन्होंने जो किराया वाली वसूलने वाली राजनीति थी उसमें भी काफ़ी गड़बड़ झाला किया और फिर राज्य सरकारों पर थोप दिया कि आप जानो। तो हर स्तर पर राजनीति हो रही थी लगातार। एक तीसरी राजनीति आपने ये भी देखी होगी कि कैसे इस कोरोना काल में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां और संगठन किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम दे रहे थे। तबलीगी जमात वाला मामला हुआ, वहाँ से उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की कोरोना काल में ही, वो आगे बढ़ती रही और उसके बाद उन्होंने पूरी मुसलमान कौम को किनारे लगाने की कोशिश की, पहले बदनाम करने की कोशिश की तबलीगी जमात के नाम पर और फिर उनका बहिष्कार किया। बहुत सारे बीजेपी के नेता एमएलएस ने मुसलमान सब्जी बेचने वालों, धंधा करने वालों, उन सब का बहिष्कार का एक मुहिम चलाई और इस तरह से वहाँ भी वो यही करते रहे। फिर पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तो उसको भी, यहाँ तक कि हथनी की हत्या जो हुई है उसको भी एक सांप्रदायिक रंग दिया गया। तो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी को सत्ता की भूख है और इस सरकार को
देश से कोई मतलब नहीं है, देशवासियों से कोई मतलब नहीं है कि ऐन केन प्रकारेण सत्ता को बदल दिया जाए, अपनी सरकार बना ली जाए, दूसरी की सरकार गिरा दी जाए और लोगों को बदनाम किया जाए। अब देखिए कि ऐसे समय जब सरहद पे चीन ने कहा जाता है कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तब भी ध्यान उसका कहाँ पर है? ध्यान है इस राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर, और वो बहुत ही निर्लज्जता के साथ की जा रही है। तो ये हमें समझना चाहिए कि बीजेपी का चरित्र क्या है, बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके एजेंडे क्या हैं। उसके एजेंडे में न देश है न देशवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। और उनका जो अपना एजेंडा है जिसमें वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को और दूसरे लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक, दलित तो पहले से ही हैं दूसरे तीसरे दर्जे के नागरिक, अब मुसलमानों को भी इसी तरह से दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही। तो आप देख सकते हैं कि ये दोहरा चरित्र है। ये न राष्ट्रवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये विशुद्ध रूप से बनिया राष्ट्रवाद है जिसमें सत्ता सबसे प्रमुख है और उन वर्गों को मदद पहुंचाना है जो उनको फंड करते हैं, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को। वो मज़े कर रहे हैं इनके राज में, बड़े वाले, बाकी सब नहीं। और उनमें भी कुछ खास जो इनकी मदद करते हैं उनकी ये मदद करते हैं। बाकी देशवासियों से इनकी ना कोई संवेदनशीलता मिलती है, ना उनके प्रति ये सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, समानुभूति रखते हैं। तो मित्रों, ये जो चरित्र निकल कर आ रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। मैंने एक कोशिश की है, उम्मीद है आप भी इस पर विचार करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस कार्यक्रम को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।